हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर जो आपका टॉपिक होने वाला है वो कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, चाहे वो आर होगा, चाहे यूपीएससी होगा, चाहे यूपी पीसीएस होगा, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में ही बना था। ये 2023 में आर में ये क्वेश्चन आपका बना था, पूछा था यहाँ पर कृषि की पद्धति के बारे में। और ये कहाँ पर आपका देखिए, यही क्वेश्चन आपका चैप्टर 5 क्लास 12 न्यू एनसीईआरटी में ये आपके पेपर क्वेश्चन में दिया था। तो आप समझ सकते हैं पेपर आपका एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग नई वीडियो देखे हैं, पुराने जो भी हमने अभी तक जितने भी चैप्टर करवा दिए हैं वो जाकर आप देख सकते हैं। सब कुछ सीरियल वाइज से एक प्लेलिस्ट बन गया है, वहाँ पर आप हर चीज़ें सीरियल वाइज से देख सकते हैं। जो लोग नए होंगे, प्लीज़ अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपना एक बेशकीमती कमेंट बताइएगा क्या आपको हम इसमें सुधार करना होगा। तो चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं झूमिंग क्या होती है, मिल्पा, लदांग और रोका। ये जो पद्धतियाँ हैं कृषि की, मतलब जो ये स्थानांतरित कृषि की, जो आपका एक जगह पहले कृषि करते हैं, फिर जब वहाँ पर हर चीज़ें जो कृषि के लायक चीज़ें होती हैं जब ख़त्म हो जाती हैं तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो दिया, मतलब कर लिया जाता है उनके द्वारा। मतलब जो लोग ये खेती करते हैं, जब ये शिफ्ट कर लिया जाता है तो फिर वहाँ पर ये कृषि पद्धति चालू होती है, मतलब करते हैं। अब यही पूछ रहा है कि ये जो आपका एग्रीकल्चर है, ये जो प्रैक्टिस किया जाता है, ये कहाँ कहाँ पर ये प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि का जो ये प्रचलन है, ये कहाँ कहाँ पर और किस नाम से किया जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है किस नाम से किया जाता है। अब जैसे झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको पता होगा उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपका झूमिंग कृषि किया जाता है। ठीक है, तो आपका देख सकते होंगे इस साइड के एरिया में आपका क्या होता है, नागालैंड, असम, यहाँ पर झूमिंग कृषि होती है। तो याद रखेंगे हमारे भारत में झूमिंग कृषि होती है। दूसरा कौन सा होता है, मिल्पा खेती। ये मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा खेती होती है। कहाँ पर देखिए, माँ से मिल्पा हो गया और माँ से मध्य अमेरिका और मैक्सिको। तो याद रखिएगा मिल्पा और मैक्सिको में ये प्रैक्टिस किया जाता है, ये एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिस होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। लदांग कहाँ होता है, तो लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया में होता है। याद रखेंगे लदांग कहाँ है, इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग होता है। रोका कहाँ होता है, तो रोका ब्राज़ील में होता है। कैसे याद करेंगे, याद करने का देखिए कोई भी ट्रिक, क्योंकि अमेजन के जो जंगल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो अमेजन के जंगल आपके ब्राज़ील में पाए जाते हैं। और जो रोका है, ठीक है, रोका मतलब ब्राज़ील में जो अमेजन के जंगल हैं उनकी कटाई बहुत बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अमेजन के जंगल को काट रहे हैं। तो उनको क्या करने की ज़रूरत है, उनको रोकने की ज़रूरत होती है। याद रखेंगे, रोका वर्ड याद रख लेंगे कि उनको रोकने की ज़रूरत है अमेजन के जंगल में जो ब्राज़ील में है। तो रोका ब्राज़ील में याद रखेंगे। लदांग, लदांग इंडोनेशिया में याद रखेंगे और मलेशिया में याद रखेंगे। मिल्पा मध्य अमेरिका, माँ से मिल्पा, माँ से मध्य, माँ से मैक्सिको। तो ये याद रखेंगे। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत। आई होप आपको याद हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना था, कौन सा जोड़ा आपका सही है। देखिए मिल्पा कहाँ है, माँ से मिल्पा, माँ से मैक्सिको, एकदम सही है। झूमिंग दक्षिण पूर्व एशिया कह रहे हैं, कह रहे हैं जो ये झूमिंग कह रहा होता है वो दक्षिण पूर्व एशिया। तो हाँ, ये भी आपका सही है, क्योंकि हमारा जो प्यारा भारत है वो उधर दक्षिण पूर्व एशिया, ये भी सही है। लदांग कह रहा है, लदांग श्रीलंका में नहीं होता है। तो एक और दो आपका सही हो जाएगा। कहाँ पर है, एक दो, बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर बी वाला हो जाएगा और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सभी तीनों आंसर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं आदिम निर्वाह कृषि, जिसको आप बोलते हैं प्रिमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, के संबंध में असत्य कथन आप बताइए, कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे कह रहा है
कृषि में स्थानांतरित जो कृषि होती है और चलवासी पशुचारण शामिल होता है। देखिए, कह रहे हैं जो आदिम निर्वाह कृषि होती है उसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी कृषि, वो चलवासी पशुचारण दोनों शामिल होता है। तो ये एकदम ये सही है। जब सिर्फ निर्वाह कहे, दो चीजें बात याद रखेंगे, सिर्फ जब निर्वाह कहे कि निर्वाह में कौन सा शामिल होता है, तो निर्वाह कृषि में आपका सिर्फ जो कृषि किया जाता है परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वो सिर्फ इसमें शामिल किया जाता है निर्वाह में। लेकिन जब आदिम कालीन निर्वाह कृषि कहे तो वहां पर ये स्थानांतरित कृषि आपके साथ, उसके साथ साथ आपका जो पशुपालन, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंग्लिश में इसको बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ आपका जो चलवासी पशुचारण है इसको भी शामिल किया जाता है। तो ये एकदम ये आपका सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है यह कृषि समशीतोष्ण कटिबंधों क्षेत्रों में होती है। देखिए, इस प्रकार की जो कृषि होती है वो समशीतोष्ण कटिबंधों में नहीं होती है, ये उष्ण कटिबंधों में होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आपको, उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में होती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, ये बातें ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, स्थानांतरणशील कृषि को कर्तन और दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है क्या कर्तन और दहन के नाम से जाना जाता है। तो ये एकदम सही है। देखिए, ये वाला जो आपका ऑप्शन है, ये वाले ऑप्शन में मैक्सिमम चीज यहाँ पे होती है। हो सकता है कुछ जगह यहाँ पर भी हो जाए, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही होता है। तो ये एकदम आपका सही है। तो 1 और 3 आपका एकदम सही है। यहाँ पर असत्य कथन कह रहा है तो असत्य कथन दूसरा है, तो केवल 2 आपका जो कथन है ये असत्य है। तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है गहन निर्वाह कृषि क्या होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, गलत बताना है कि कौन सा आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कौन सा आपका कथन गलत है। देखिए, इसी टाइप के अब आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। पिछले आपके जो भी कुछ पेपर हुए हैं, चाहे पीसीएस में हुए हैं चाहे आरओ में हुआ है, देख सकते हैं इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन बनने का अब जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है आयोग के द्वारा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन का थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर देखकर डरेंगे नहीं। ठीक है, कुछ लोग आपको एकदम वन लाइनर करवाएंगे, वो सिर्फ उनके व्यू के लिए ही करवाते हैं। तो प्लीज़ आप उन सब में मत पढ़िएगा। देखिए, जो टीचर ऐसा ही क्वेश्चन करवा रहा है उसको फॉलो करिए, लेकिन जो वन लाइनर क्वेश्चन करवा दे रहे हैं सिंपल क्वेश्चन, उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए। क्योंकि जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और आप वन लाइनर करेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा वहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन आंसर कर रहा है, यह कृषि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के घने जंगलों वाले मानसूनी प्रदेशों में की जाती है। पहला क्वेश्चन आंसर ये कह रहा है, तो हाँ, ये जो ये गहन कृषि होती है यहीं पर ज़्यादा प्रचलित होती है। दूसरा कह रहे हैं, यहाँ कर इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन कम किंतु कृषक उत्पादन अधिक होता है। तो ये कह रहे हैं प्रति इकाई उत्पादन कम होता है, तो ये गलत है। यहाँ पर प्रति गहन मतलब क्या होता है, अधिक होगा। यहाँ पर जो प्रति इकाई उत्पादन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ कृषक उत्पादन ये कम रहता है और ये प्रति इकाई उत्पादन ये अधिक होता है। करें चावल रहित गहन निर्वहन कृषि में केवल गेहूं मुख्य रूप से उत्पादन होता है। देखिए, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में केवल गेहूं का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि चावल के साथ साथ आपका अन्य फसलों का भी उत्पादन होता है। देखते हैं, चावल के साथ साथ मटर भी मतलब चावल के बाद क्या होता है, मटर है, चना है, इसके बाद चावल के साथ अन्य फसलों को बो दिया जाता है। तो ये भी आपका गलत होती है। तो ये और ये आपका गलत हो गया। चावल प्रधान तथा चावल रहित गहन कृषि केवल सिंचाई कार्य के लिए को लेकर अंतर पाया जाता है। तो हाँ, एकदम सिंचाई जो जैसे जो चावल वाली खेतियाँ होती हैं उसमें सिंचाई ज़्यादा होती है, और जो चावल वाली खेतियाँ नहीं होती उसमें सिंचाई कम होता है। तो इसका अंतर पाया जाता है। तो कौन सा करें सही नहीं है, तो यहाँ पर 2 कथन सही नहीं है, तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ए दूसरा और तीसरा सही नहीं है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे कृषि की प्रमुख प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है,
निर्वाह कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोग पूर्णतः कृषि से होने वाली आय पर निर्भर रहते हैं। जो कृषि के लिए जो आय होता है उस पर ये लोग निर्भर रहते हैं। ये कह रहे हैं निर्वाह कृषि में। इसमें कह रहे हैं कौन सा कथन असत्य है। तो दूसरा कथन क्या रहा है, आदिकालीन निर्वाह कृषि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। तो ये कह रहे हैं जो पहले की आदिकालीन वो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। तो आपका ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं लदांग मलेशिया और इंडोनेशिया की आदिकालीन निर्वाह कृषि है। ठीक है। कह रहे हैं जो लदांग है ये इंडोनेशिया और मलेशिया की शिफ्टिंग कल्टीवेशन के वर्ग में आता है। ये तो कौन सा आपका सही होता है, तो ये तीसरा आपका सही है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो दो कथन आपके असत्य है। अब देखिए पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है निर्वाह कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले लोग पूर्णतः कृषि से होने वाली आय पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है। तो देखिए ये आपका गलत है। देखिए जो निर्वाह कृषि में कृषि से क्षेत्र से जो लोग पूर्णतः कृषि से होने वाले आय पर नहीं निर्भर बल्कि स्थानीय उत्पादों का भी संपूर्ण उपभोग करते हैं। क्या, जो वहाँ के स्थानीय मतलब उत्पाद है, जैसे आपका मान लीजिए कहीं खेती कर रहे हैं, अब वहाँ पर एक जंगल है, वहाँ जंगल में जो स्थानीय उत्पाद हैं उसका भी तो वो उपयोग करते हैं, जंगल से लाते हैं, चाहे लकड़ी हुआ, चाहे फल हुआ, चाहे अन्य कोई प्रोडक्ट हुआ जंगली, वो लाते हैं अपना बेच देते हैं मार्केट में। तो उस पर भी तो हमेशा पूर्णतः कृषि पर ही नहीं निर्भर करते हैं निर्वाह वाले। दूसरा कह रहे हैं, तो दूसरा कह रहे हैं शीतोष्णकटिबंधीय, नहीं ये शीतोष्णकटिबंधीय बल्कि उष्ण क्षेत्रों में ये किया जाता है। ठीक है। तो ट्रॉपिकल क्षेत्रों में ये होता है, तो ये भी गलत है। तो तीसरा वाला आपका सही है, दो गलत है, दो गलत पूछा था। अब यहाँ पर कह रहे हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कह रहे हैं यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है, जो आपका विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है। अब यहाँ पर की जाती है। दूसरा कह रहे हैं इस कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन कम किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। तो ये भी आपका सही है। अब देखिए यहाँ पर पहला वाला कैसे सही है, कह रहे विस्तृत वाणिज्य खेत अनाज कृषि। अगर हम विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का एक एग्जाम्पल देते हैं, तो जो यूरेशिया में या आप रूस के एरिया में देखेंगे, यूक्रेन के एरिया में देखेंगे, जो आपका गेहूं की कृषि होती है, गेहूं की कृषि कैसे होती है वहाँ पे देखते हैं, बड़े बड़े प्लाट रहते हैं, उसी में गेहूं लगे रहते हैं। ठीक है। बहुत ही मतलब विस्तृत बड़े भागों में गेहूं लगाए जाते हैं। देखिए मतलब यहाँ पर आप रूस के एरिया में देखेंगे, पश्चिमी रूस के एरिया में काफ़ी बड़े एरिया में ये आपके पाए जाते हैं। ये तो ये क्या होते हैं, बड़े विस्तृत होते हैं। अब यहाँ दूसरा क्या कर रहे हैं, अब ये वही अक्षांश है, मध्य अक्षांश वाला भाग ही होता है ये रूस वाला एरिया। दूसरा कह रहे हैं प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है। कह रहे हैं प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। देखिए यह कैसे, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ही कम है तो प्रति व्यक्ति उत्पादन तो अधिक होगा। यहाँ पर 100 ही लोग रहते हैं, मतलब मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर में 100 ही लोग हैं, तो वहाँ पर अगर उत्पादन कितना भी कम हो लेकिन वो अधिक हो जाता है प्रति व्यक्ति उत्पादन। ठीक है। मान लीजिए इतना 1 वर्ग किलोमीटर एरिया है, 100 ही लोग रहते हैं, और वहाँ पर कितना अनाज उत्पन्न हो गया, तो मान लीजिए 50 टन, याद रखिए 50 टन अनाज उत्पन्न हो गया गेहूँ, तब ये 100 लोग में बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा, सी वाला दोनों ही सही है। अब यहाँ पर देखते हैं, कहें रोपड़ कृषि के संबंधित लिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन। अब देखिए अगर रोपड़ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रोपड़ मतलब है क्या, तो रोपड़ वो फसलें होती हैं जिनका मतलब ये रोपाई से होता है। अभी देखते हैं यहाँ पर कौन सा कथन गलत। पहला करें यह कृषि फसली कृषि होती है जिसमें किसी एक फसल का उत्पादन व्यापार स्तर पर किया जाता है। ठीक है। रोपड़ कृषि जैसे हमारे यहाँ केला लगाया जाता है, देखेंगे केला लगाया जाता है, केला हो गया आपका। चाय वाला आपका जो चाय भी एक रोपड़ कृषि में ही आ जाता है।
कहवा आपका हो गया, ये रोपड़ कृषि में भी आ जाता है। आपका रबड़ हो गया, रोपड़ कृषि में आ जाता है। ये सब क्या होता है, रोपड़ कृषि होता है। तो फसल का उत्पादन व्यापक स्तर पर होता है, तो एकदम सही है। यह कृषि की मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। तो देखिए ये आपका शीतोष्ण, केला हुआ, चाय, कहवा, ये होता है शीतोष्ण कटिबंधीय नहीं होता, ये जो गर्म एरिया होते हैं। अब देखिए ये सब कहाँ ज़्यादा आपके पाए जाएंगे, चाय, कहवा, केला, ये सब साउथ इंडिया में अगर हम भारत की बात करें तो साउथ इंडियन में में पाए जाते हैं। तो साउथ इंडिया की ये अगर कृषि है तो साउथ इंडिया क्या शीतोष्ण है? नहीं, साउथ इंडिया क्या है, उष्ण होता है। याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो बी वाला आपका आपका गलत हो जाएगा। असत्य पूछा था तो बी वाला। ये इस कृषि में अधिक पूंजी निवेश का उच्च प्रबंधन और तकनीक वैज्ञानिक विधियों का उपयोग होता है। अब केला हुआ, चाय हुआ, कहवा, रबड़ की खेती करने के लिए आपमें टेक्नोलॉजी भी अच्छी चाहिए, यहाँ पर पूंजी भी अच्छी चाहिए। ठीक है, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। यह कृषि बृहद स्तरीय लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली मानी जाती है। हाँ, आप चाय, कहवा, ये सब कॉफ़ी वॉफ़ी बेच देंगे ज़्यादा पैसा मिलता है कंपेयर टू गेहूँ, चावल इसके। तो यहाँ पर कौन सा आपका गलत है, तो बी वाला आपका गलत है, ये याद रखेंगे। अभी हमने इस किसके बारे में बताया, रोपड़ कृषि के बारे में, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि सत्य कथन बताइए। चारे की फसल मिश्रित कृषि के मुख्य घटक होते हैं। तो ये कह रहा है कि जो चारे का जो फसल होता है वो मिश्रित कृषि का मुख्य घटक होता है। तो हाँ, देखिए मिश्रित खेती होता क्या है, जहाँ पर फसल का उत्पादन तो होता है, फसल के उत्पादन के साथ पशुपालन के लिए जो चारे होते हैं उनका भी उत्पादन होता है। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल हम आपको देते हैं तो इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा होगा, जैसे आप क्या करते हैं, धान जब होता है तो धान को हरियाली में ही काट दिया जाता है, तो उसका चूरा उरा बनाने के लिए। फिर जब हरियाली में काट दिया जाता है तो धान को पीट लिया जाता है, तो धान का जो वो निकलता है मतलब वो पूरा पूरा, तो पूरा जब निकलता है तो क्या होता है, वो पशुओं को खाने के लिए दे दिया जाता है। या कोई ऐसी फसल होती है जो अनाज की फसल होती है, उसी के साथ साथ जो कृषि का पशुओं के लिए चारा होता है वो भी बो दिया जाता है, तो वो मिश्रित खेती में आता है। अगर आपसे कोई मिश्रित खेती का डेफिनीशन पूछे तो आपका एनसीईआरटी यही कहता है, जब फसल उत्पादन के साथ पशुपालन का भी महत्व दिया जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, जब फसल उत्पादन के साथ पशुपालन का भी महत्व दिया जाए कि पशु लोग क्या खाएंगे, मतलब पशु जानवर क्या खाएंगे, तो वो मिश्रित खेती होती है। तो एकदम सही है, चारे के फसलों को मिश्रित कृषि के मुख्य घटक होते हैं। सही है, मिश्रित कृषि विश्व के अल्प विकसित भागों में की जाती है। कह रहे हैं जो मिश्रित खेती होती है वो अल्प विकसित भागों में की जाती है। तो ये गलत है आपका। जो मिश्रित खेती है वो क्या होती है, वो अल्प विकसित भागों में नहीं की जाती है, बल्कि ये विकसित भागों में की जाती है। जैसे पश्चिमी यूरोप में की जाती है, आप पश्चिमी यूरोप में देखते होंगे, उत्तर पूर्व अमेरिका में की जाती है, नॉर्थ अमेरिका में की जाती है, यूरेशिया वाले भाग में किया जाता है, दक्षिण अमेरिका वाले समशीतोष्ण भागों में अक्षांशों में किया जाता है। क्यों? अब देखिए उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका पशुपालन किया जाता है ये वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। वाणिज्यिक मतलब यहाँ पर जो दूध से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको बहुत से देशों में क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। डेनमार्क, नीदरलैंड, यहाँ पर दूध के जो होते हैं प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट होते हैं। तो याद रखिएगा, ये अल्प विकसित भागों में नहीं, ये विकसित भागों में किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। दूसरा याद रखेंगे क्या, अब यहाँ करें विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि मुख्य रूप से यूरेशिया स्टेपी, उत्तरी अमेरिका, पेरी और अर्जेंटीना के आसपास किया जाता है। तो ये आपका सही है। कहाँ पर, जो ऑस्ट्रेलिया का, अगर ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन, भेड़ पालन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, तो वहाँ पर डाउन्स मैदान होता है। क्या होता है? डाउन्स मैदान होता है, सॉरी डाउन्स मैदान होता है। वहाँ पर डाउन्स घास होती है, उसे डाउन्स मैदान में डाउन्स घास होती है। और दक्षिण अफ्रीका का आप देखेंगे वहाँ पर बेल्ट होता है। दक्षिण अफ्रीका की घासें क्या पाई जाती हैं, बेल्ट प्रकार की घासें पाई जाती हैं, जो कि जानवरों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब क्या होता है, न्यूजीलैंड में कौन सी घासें पाई जाती है, कैंटबरी। कैंटबरी कहाँ पर पाई जाती है, न्यूजीलैंड में पाई जाती है।
पंपास कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है, याद रखेंगे। कौन सा? पंपास पाया जाता है। ये हो गया आपका। और जैसे अमेरिका में बात करें, नॉर्थ अमेरिका में बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका में क्या पाया जाता है? प्रेयरी पाया जाता है। तो ये सब जो घासें होती हैं, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करती हैं, मतलब इम्पोर्टेंट रोल इनका होता है पशुपालन में, ठीक है। अगर ये घास ना होती तो आज ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालन होता वो ना हो पाता। अमेरिका में जो, या यूरेशिया में, या नॉर्थ वो पश्चिमी यूरोप में जो वह बढ़िया वो चल रहा है इसका डेयरी मिल्क का प्रोडक्ट का, वो ना चल पाता, ठीक है। यूरोशिया में कौन सा होता है? स्टेपी होता है यूरेशिया में, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर 1 और 3 आपका सही है, ठीक है। तो दूसरा आपका गलत है। ये विकसित, अल्प विकसित नहीं, ये जो अभी हमने देश बताया है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, ना कि अल्प विकसित। अब यहाँ पर देखते हैं हम, यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती होती है। करें, यूरोप का जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, वहाँ पर व्यापारिक खेती होती है। हाँ, जो आपका जो यूरोप का जैसे हम अगर अपना ये बनाते हैं, पृथ्वी पृथ्वी का ये आपका इक्वेटर है, इस यहाँ पर ये एरिया अगर हम बोलते हैं 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में जो एरिया होती है, या भूमध्य सागर का एरिया होता है, जो ऐसे लाल सागर यहाँ नहीं, यहाँ देखिए, हाँ नहीं लाल सागर, ये यहाँ से मान लीजिए आपका जा रहा है, यहाँ लाल सागर है। यहाँ से जब आप भूमध्य सागर में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है? खट्टेदार फल, रसदार फल और अंजीर, ये सब की खेती क्या होती है? बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर की जाती है। अब यहाँ पर जो अंगूर की भी खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। अब इसका क्या यूज होता है? जैसे हमारे यहाँ अंगूर की अगर खेती की जाती है तो क्या होता है? खाने के लिए यूज किया जाता है। अब वहाँ पर क्या होता है? वाइन बनाने के लिए, मदिरा बनाने के लिए, जो शराब होता है, इसको बनाने के लिए प्रयोग होता है यूरोप में। तो इटली उटली वाला एरिया मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ जाइएगा कौन सा एरिया मैं बात कर रहा हूँ। तो ये ए और बी दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि हर चीज़ से होता क्या है, तब इससे अगर रिलेटेड फैक्ट भी आ जाएगा तो आप फैक्ट भी कर देंगे। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट ही एकदम, मेरा यहाँ मोटो एनसीईआरटी पढ़ाने का होता है, ये कॉन्सेप्ट आप पढ़िए। जो भी मैं बोलता हूँ वो मैं जो भी लैंग्वेज बोलता हूँ वो लैंग्वेज हमेशा एनसीईआरटी की होती है, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुना करिए, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो एनसीईआरटी का ही डाटा बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी का ही कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ। देखिए, वाणिज्य डेयरी कृषि क्या होती है? अभी जो हम डेयरी कृषि बता रहे थे कि आपका जो ये एरिया होता है, ये पश्चिमी यूरोप का एरिया होता है, कनाडा का एरिया होता है, न्यूजीलैंड का होता है, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया का होता है, और तस्मानिया का एरिया होता है। जहाँ पर घास विस्तृत तरीके से पाए जाएंगे, वहाँ डेयरी का जो वाणिज्य क्षेत्र होता है वो होगा। एकदम ये आप दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि इसकी जो आपका मेन चीज़ें होती हैं डेयरी उत्पादन के लिए, उनके चारा की वो व्यवस्था की करनी होती है। तो ठीक है, तो ये पहला वाला आपका सही है। इस कृषि में प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, ये होता है। अब जैसे हम पश्चिमी यूरोप में देखेंगे, कौन सा आपका आपका स्टेपी घास का मैदान पाया जाता है। कनाडा में आपका कौन सा पाया जाएगा? प्रेयरी पाया जाएगा। न्यूजीलैंड में कैंटबरी पाया जाएगा, कैंटबरी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। दक्षिण पूर्व से डाउन्स पाया जाता है, डाउन्स घास का मैदान। तो ये याद रख लेंगे। यह कृषि नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के निकट होती है। तो हाँ, नगरीय केंद्रों के निकट ही होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सही होता है, ठीक है। क्योंकि ये डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, अगर नगर के निकट नहीं होंगे, गांव में होंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन में समय लगेगा और काफ़ी प्रोडक्ट खराब होने की संभावना रहती है, अतिशीघ्र खराब हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आसानी से इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जा सके कम समय में, इसीलिए नगरीय और कृषि नगरीय औद्योगिक केंद्रों के समीप होती है। तो ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या कर रहा है। 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रक कृषि, जो ट्रक फार्मिंग बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि के अंतर्गत आती है। तो ये आपका एकदम सही है। जो ट्रक फार्मिंग होता है वो सब्जी और उद्यान कृषि के अंतर्गत आती है, ये याद रखेंगे।
अब यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अतिरिक्त कारखाना कृषि की जाती है। तो जो आपका उद्यान कृषि होता है उसी में कारखाने भी वहाँ पर लगाए जाते हैं बड़े पैमाने पर, ठीक है, ताकि वहीं पर आपका जो प्रोसेसिंग का काम हो सके वो वहीं पर हो जाए कृषि के आसपासी क्षेत्रों में। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, एक और दो दोनों ही सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है कि सहकारी कृषि के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथनों की पहचान कीजिए। किसकी बात कर रहे हैं, सहकारी कृषि की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर सहकारी कृषि कह रहे हैं कि असत्य कथन कौन सा है, कह रहे हैं यहाँ इस कृषि में उत्पादन के कारकों पर स्वामित्व सामूहिक रूप से होता है। तो हाँ, जो भी आपका चीज़ें होती हैं वो सामूहिक रूप से होता है, हर एक चीज़ें जो भी यहाँ पर की जाती है। इसमें प्रत्येक किसान का अपना एक निजी फार्म होता है। जब आपका सहकारी हो गया तो निजी कैसे हुआ, तो निजी होगा ही नहीं, तो ये आपका गलत हो गया, जिस पर वह कृषि कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ निजी आ गया तो ये तो गलत ही हो गया। इस कृषि में सबसे अधिक सफलता इटली में मिली, जहाँ प्रत्येक कृषक इसका सदस्य होता है। करें इसका जो सबसे ज़्यादा सफलता मिली वो इटली में मिली, नहीं, इस कृषि की अगर सबसे ज़्यादा सफलता अगर आप देखेंगे तो ये डेनमार्क को मिली, डेनमार्क में मिली, ठीक है। तो कहाँ पर मिली, डेनमार्क में मिली, जिसका कृषक इसका जिसमें प्रत्येक कृषक इसका सदस्य होता है। मतलब एक सहकारी समिति बनाई जाती है, उसमें ढेर सारे जो किसान होते हैं वो क्या होते हैं, इस सहकारी समिति के सदस्य होते हैं, और ये डेनमार्क में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो ये आपका सी वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही गलत हो, इसमें ऑप्शन सही होगा बी और सी। आपका असत्य पूछा था तो बी और सी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, करें काल खोज कृषि के संबंध में किस प्रकार की कृषि से संबंधित है। इसका सैद्धांतिक आधार पर साम्यवादी कृषि प्रबंधन होता है। कह रहे हैं जो काल खोज कृषि का संबंध किस प्रकार की कृषि से संबंधित है, तो जो काल खोज कृषि होती है ये सामूहिक कृषि से होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है इसका प्रयोग, सामूहिक कृषि से इसका संबंध होता है। ये जानते हैं ये जो रूस में प्रारंभ की गई थी इसको, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका सबसे पहले प्रारंभ कहाँ किया गया था, रूस में किया गया था काल खोज कृषि का, ठीक है। तो ये भी आपका सामूहिक कृषि का ही या सहकारी कृषि का ही एक प्रकार होता है काल खोज कृषि। यहाँ पर देखते हैं ये क्या कर रहा है, कर रहा है सेरी कल्चर की बात कर रहा है, पीसी कल्चर की बात कर रहा है, बीटी कल्चर की और हार्टिकल्चर की बात कर रहा है। यहाँ पर सेरीकल्चर की अगर बात करते हैं तो रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन जो होता है वो सेरीकल्चर कहलाता है। तो एकदम आपका सही है। दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ पर रेशम के कीड़े सबसे ज़्यादा कहाँ पर, ये चाइना में होता है सबसे ज़्यादा, इसके बाद भारत में। पीसी कल्चर क्या होता है, तालाबों और पोखरों में जो मत्स्य पालन होता है उसको पीसी कल्चर कहते हैं। तो पीसी तालाबों और पोखरों में पीसी कल्चर होता है, मत्स्य पालन को ही कहते हैं। बीटी कल्चर क्या होता है, अंगूर की खेती। अभी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में हमने पढ़े थे कि वहाँ पर अंगूर की खेती वाइन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, फल और फूल की सब्जियों को उगाना क्या कहलाता है, वो हॉर्टिकल्चर में आता है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ये सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है नीचे दी गई भौगोलिक दशाएं किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन इस बार आपके पेपर में आए हुए थे। कह रहे हैं कि वो ये इस फसल मतलब यहाँ पर फसलों को प्रकार दिया है और पूछ रहा है कि ये अगर इसमें कौन सी फसल इस प्रकार की जलवायु में सूटेबल होगी। तो कह रहे हैं ये जलवायु होनी चाहिए गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। दूसरा कह रहे हैं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो गेहूं में तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की काम ही नहीं है, ठीक है। अब आपका बचा मक्का, कपास और चावल। देखिए यहाँ पर चीका युक्त तो दोमट मिट्टी इसमें चाहिए, तो दोमट मिट्टी हाँ भी चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर गर्म और आर्द्र जलवायु भी चाहिए, ये भी सही है। और जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से, ये भी सही है। तापमान क्या होता है 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तक इसमें होता है। तो ठीक है, तो कौन सा आपकी कह रहे हैं, चावल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, चावल की बात करते हैं।
अब यहाँ पर देखते हैं 15 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गेहूं की खेती के संदर्भ में सही है। गेहूं की खेती करें, गेहूं की खेती शीत ऋतु और बसंत ऋतु में, अभी क्या चल रहा है, गेहूं कटने वाला होगा तो बसंत आने वाला है, कट जाएगा इसमें। और ये कब से बोया गया था, तो शीत ऋतु के प्रारंभ में ही गेहूं बो दिया जाता था। ठीक है, तो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये आपका एकदम सही है। गेहूं की खेती के लिए 40 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा, हाँ लौटता वक्त जो मानसून होता है वो क्या होता है, वो अगर थोड़ा सा भी बारिश कर दे, या पूर्वी विक्षोभ की जो, वो पश्चिमी विक्षोभ की जो हवाएं आती है, अगर वो भी थोड़ा सा ही बारिश कर दे तो इसका काम चल जाता है, ज़्यादा आपके आवश्यकता नहीं होती है पानी की। सही एकदम। दूसरा कार्य है तीसरा, यूक्रेन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी मैदानों में चरनोजम मृदा में गेहूं की अच्छी खेती होती है। तो हाँ, यहाँ पर इसके लिए जो जलवायु होती है वो सुटेबल होती है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, अच्छी खेती हो जाती है। तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरसों हुआ तोरिया की कृषि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में की जाती है। करेंगे, जो सरसों होता है और तोरिया की कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो ये उपोथाबी हमारा सब ट्रॉपिकल एरिया है। तो हमारे सब ट्रॉपिकल एरिया में उत्तर प्रदेश बिहार की बात करते हैं, तो यहाँ सब ट्रॉपिकल जो जलवायु होती है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर सरसों की खेती होती है, तोरिया की खेती आपके हो जाती है, तो हाँ एकदम सही है। अलसी की खेती बीज और सन दोनों के लिए किया जाता है। कहें जो अलसी होती है उसकी खेती बीज और सन दोनों के लिए ही किया जाता है, तो ये भी सही है। अलसी की खेती बीज और सन दोनों के लिए ही किया जाता है। तिल अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की फसल है। करें, जो तिल होती है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की फसल होती है। क्या तिल ज़्यादा वर्षा लेती है? नहीं, ये तिल क्योंकि कम वर्षा लेती है। देखते नहीं है, गेहूं के साथ तिल उल लगा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, तिल क्या हुआ, कम वर्षा लेती है, जहाँ पर वर्षा की कम आवश्यकता होती है वहाँ तिल हो जाता है। सूर्यमुखी खेती केवल काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कहें, सूर्यमुखी जो खेती होती है सिर्फ केवल काली मिट्टी लिए ही सुटेबल है, तो ये आपका गलत है। जो सूर्यमुखी की खेती होती है सिर्फ काली मिट्टी के लिए नहीं, दोमट बलुई दोमट मिट्टी में की जाती है, तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा आपका पहला और दूसरा दो सही है, इसमें कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ 3 और 4 सही नहीं है, तो केवल 2 आपका सही नहीं है, तीसरा और चौथा गलत है, 1 और 2 एकदम आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, दोमट मिट्टी में होती है सूर्यमुखी की खेती। अब यहाँ पर देखिए कर रहे हैं, कौन से भौगोलिक दशाएं चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। जो चाय की खेती होती है उसमें कौन सी भौगोलिक दशाएं उपयुक्त होती है। असम के एरिया में देखेंगे, जब वो असम के बगी वो लगे रहते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर ढलानों पर पूरा चाय चीज़ें होती हैं, तो पर्वतीय ढलानों की भूमि होती है, वहाँ पर देखते हैं पीछे पीठ पे ऐसे मतलब उसके पत्तियों को निकाल कर पीछे रखते रहते हैं, तो ढलानों के एरिया में होती है। अम्लीय मिट्टी होती है, यहाँ पर अम्लीय मिट्टी की आवश्यकता होती है अगर हमको चाय की खेती करनी होगा, तो ये भी आपका सही है। सुवितरित वर्षा होनी चाहिए, तो हाँ वर्षा भी इसको अनुकूल होनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी वर्षा होनी ही चाहिए, नहीं तो ये खेती नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सुवितरित वर्षा भी होनी चाहिए। अब यहाँ कर गर्म और आर्द्र जलवायु, ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर आर्द्र जलवायु ही होना चाहिए। देखते नहीं एकदम कोहरा वोहरा पड़ा रहता है वहाँ पे पूरा, तो ये गर्म और आर्द्र जलवायु सब कुछ सही है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। ये अम्लीय मिट्टी याद रखिएगा, वर्षा भी याद रखिएगा, गर्म और आर्द्र जलवायु याद रखिएगा, पर्वतीय ढाल वाली मिट्टी होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए, ये भी सही है। यहाँ करें, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहे हैं। अब देखिए, शीर्ष उत्पादक देश और कौन सा मतलब है, और ये यहाँ पर आपका एक चावल जैसे चीन हुआ, मक्का संयुक्त राज्य, गन्ना ब्राज़ील हुआ, चुकंदर रूस हुआ। फसलें हैं और शीर्ष उत्पादक देश, ये आपको यहाँ डॉट लगा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कौन सा आपका सही नहीं है। तो देखिए, चावल चीन में सबसे ज़्यादा होता है, तो एकदम सही है चावल चीन में। जो मक्का होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, हर जगह देखते होंगे अमेरिकन नाम से मक्का बिकता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। गन्ना ब्राज़ील में होता है, याद रखेंगे। चुकंदर कहाँ होता है, तो चुकंदर
कहाँ पे होता है, तो चुकंदर कह रहे हैं रूस में होता है, जो कि गलत है। चुकंदर जो होता है ये यूक्रेन के एरिया में होता है। ठीक है, पहले यूक्रेन भी रूस का था, लेकिन चुकंदर एक शीतोष्णकटिबंधीय पौधा फसल होती है और ये कहाँ पे, यूक्रेन में होता है। ठीक है, तो ये आपका डी वाला आपका गलत हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तीनों देख लीजिएगा। हम यहाँ पर देखते हैं, कपास की खेती के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो कपास की खेती के संबंध में, कपास मुख्यतः शुष्क क्षेत्रों की फसल है, करें ये कहाँ है, ये शुष्क क्षेत्रों की फसल है, तो हाँ, या एक शुष्क क्षेत्रों की फसल है। लावा युक्त काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी इसकी खेती के लिए अनुकूल होती है। तो लावा युक्त काली मिट्टी देखने हैं आप, महाराष्ट्र, आप गुजरात में देखेंगे तो वहाँ पर कौन सी काली मिट्टी, ये होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सुटेबल होती है किसके लिए, कपास के लिए। ब्राज़ील का साओ पोलो प्रांत मुख्य कपास उत्पादक क्षेत्र है, करें जो ब्राज़ील का साओ पोलो प्रांत है वो मुख्य कपास उत्पादक है, तो ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका कपास का शीर्ष उत्पादक देश है, तो गलत है। तो इसमें पहले स्थान पे कौन सा है, तो पहला स्थान पे चाइना है। ठीक है, ये आपका चाइना पहले स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है। तो कपास मुख्यतः शुष्क क्षेत्रों की फसल है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, और ब्राज़ील का साओ पोलो प्रांत मुख्य का कपास उत्पादक क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो ये भी सही, कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी वाला आपका गलत है। ये वाला देखते हैं, कह रहे हैं कि अब चाय के आयातक देश कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर अगर चाय के आयातक देशों की बात करते हैं तो ये यूनाइटेड किंगडम आपका सही है, मिस्र एकदम सही है, कीनिया और श्रीलंका ये है आपके चाय आयातक नहीं, चाय निर्यातक। यहाँ चाय ज़्यादा होता है और चाय बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ये तो पहला और दूसरा तो आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं, अगर हम चाय सबसे ज़्यादा आयात यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि रूस हुआ, ईरान हुआ, यूएई हुआ, अमेरिका हुआ, ब्रिटेन, जर्मनी, चीन, मिस्र, जापान, ये सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, चाय क्या होता है, आयात करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो एक क्वेश्चन इसमें और पूछता है कि चीन का चाय का उत्पादक कौन कौन से देश सबसे बड़े करते हैं। तो दुनिया में अगर चीन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो दुनिया में चीन का सबसे बड़ा, वो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, चीन है, ये याद रखेंगे। भारत है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे श्रीलंका है, उत्पादक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, चाइना में होता है, दूसरे पे भारत में, फिर श्रीलंका में, फिर केन्या में होता है, फिर तुर्की में होता है, इंडोनेशिया में होता है, तो ये याद रखेंगे। और ये दोनों मंगाते हैं, कीनिया और श्रीलंका मंगाते नहीं है, ये क्या करते हैं, भेजते हैं आय। ठीक है, ये याद रखें। अब देखिए, दी गई फसलें और उनके उत्पादक क्षेत्रों का सही क्रम बताइए। तो चावल का जो क्षेत्र बता रहे हैं सिकियांग बेसिन बता रहे हैं, कपास का जो क्षेत्र बता रहे हैं मिसिसिपी बेसिन बता रहे हैं, जो चुकंदर का बेसिन बता रहे हैं वो कैंडी बेसिन बता रहे हैं। तो चावल का जो क्षेत्र होता है वो कौन सा क्षेत्र होता है, वो सिकियांग बेसिन आपका क्षेत्र होता है। ठीक है, कौन सा, चावल का ये क्षेत्र होता है। तो ये एकदम आपका पहला वाला क्या सही पूछ रहे हैं, सही वाला एकदम सही है। जो कपास का क्षेत्र होता है वो मिसिसिपी, सिकियांग बेसिन है कहाँ पे, तो सिकियांग बेसिन जो आपका, ये सिकियांग बेसिन दक्षिण पूर्वी भाग में पड़ता है। किस भाग में, चाइना के दक्षिण पूर्वी भाग में पड़ता है। ये चावल का बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है सिकियांग बेसिन। जैसे हमारे यहाँ बंगाल को माना जाता है सबसे बड़ा क्षेत्र, ऐसे यहाँ पर भी चावल का क्षेत्र माना जाता है सिकियांग बेसिन। कपास को जो होता है वो मिसिसिपी बेसिन होता है, तो इसको तो पता होगा, कपास का कपास के लिए मिसिसिपी बेसिन, चुकंदर के लिए कैंडी बेसिन, तो ये गलत है। जो चुकंदर होता है वो आपका यहाँ नहीं, ये कैंडी बेसिन जानते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है, ये चाय के लिए प्रसिद्ध है। आप पूछेंगे कैंडी बेसिन है कहाँ, तो कैंडी बेसिन कहाँ पे है, श्रीलंका में है कैंडी बेसिन, ये याद रखिएगा। चाय के लिए कैंडी बेसिन, जो कि कैंडी बेसिन श्रीलंका में है। मिसिसिपी बेसिन तो जानते होंगे, कपास के लिए प्रसिद्ध है। चावल के लिए सिकियांग बेसिन प्रसिद्ध है, जो सिकियांग बेसिन चाइना में है, ये याद रखेंगे। चलते हैं अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है,
कह रहा है कौन सा युग में सही सुमेलित है, तो एक दो और का सही सुमेलित है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए 22, चलवासी पशुचारण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहे हैं जो चलवासी पशुचारण होता है उसके अंतर्गत कौन सा कथन गलत है। पहले यहाँ पे कह रहे हैं चलवासी पशुचारण प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है जो कृषि के केवल यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में होता है, तो ये गलत है। ये कह रहे हैं केवल कह रहे हैं यूरोप में होता है, तो ये गलत होता है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और पर्वतीय भागों में ज़्यादा होता है। ये चलवासी पशुचारण प्राचीन निर्वाह व्यवसाय, ठीक है। जैसे इसमें अगर हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो इसमें एक एग्जाम्पल होता है मरुस्थल का, अगर क्षेत्र ले लीजिए। मरुस्थल के क्षेत्र में देखते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ से जो ऊँट होते हैं, वो जो ऊँट पालते हैं वो ऊँट लेके इधर इस साइड आते हैं। मतलब अपना अगर हम प्यारा भारत बनाते हैं तो ये ठीक, तो ये वाला अगर हम एरिया बनाते हैं, ये वाला एरिया, ठीक है, ये तो ये इस साइड जो सॉरी ये वाला जो एरिया इस साइड का एरिया है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर ज़रा से भी पानी नहीं रह जाता, तो इस साइड क्या होते हैं जो ऊँट पालने वाले होते हैं इस साइड लेकर चले आते हैं। या आपका जो भेड़ पालन किया जाता है कश्मीर में, कश्मीर के इस साइड लेकर चले आते हैं जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो ठीक है, तो ये याद रखिएगा चलवासी पशुचारण प्राचीन निर्वाह व्यवसाय जो केवल यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेशों में होता है, तो ये गलत है। मरुस्थलों में भी होता है, ठीक है, सिर्फ यूरोप तो एशिया ठंडा प्रदेश है, लेकिन मरुस्थलों में भी होता है, तो ये हमने एग्जाम्पल से समझा दिए, तो गलत है। इस पशुचारण के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल, सहारा एशिया के मरुस्थलों जैसे भेड़ हुआ, बकरी हुआ, ऊँट हुआ, तिब्बत हुआ, इंडीज पर्वत के भागों में जो याक पाया जाता है, लामा पाया जाता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में रेडियर पाया जाता है। तो इसके क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल, हो सकते हैं ये अभी हमने जो बताया ये वाला ऊँट वाला, वैसे ही एग्जाम्पल में बता ये यहाँ पर कहना जा रहा है, तो ये आपका सही है। ये मतलब जो ये जब एक्सट्रीम कंडीशन वेदर हो जाता है तो वो मनुष्य के लिए या जानवरों के लिए रहने लायक नहीं रह जाता, तो वो क्या करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं। चलवासी पशुचारण क्षेत्रों में कमी का प्रमुख कारण राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण तथा देशों की नई बस्तियों को योजना बनाना है, तो ये कह रहे हैं। तो इसमें आपका मतलब चलवासी क्षेत्रों का प्रमुख कारण क्या होता है, राजनीतिक सीमाएं होते हैं, अधिरोपण होता है और नए देशों के बस्तियों बनाना होता है। तो यहाँ पर कौन सा ये करें, ये भी तो सही हो सकता है, तो हाँ, तो ये आपका सिर्फ पहला वाला गलत है, ये वाला दोनों ही आपका सही हो सकता है। यहाँ पर वेदर कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर बी और सी सही है, ए गलत है, तो यहाँ पर ए गलत है, याद रख। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। कहें पशुचारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। कहें चलवासी पशुचारण के अंतर्गत पशुचारक ऋतु प्रवास करते हैं। वाणिज्यिक पशुधन पालन के अंतर्गत केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। चलवासी पशुचारण वाणिज्यिक पशुधन पालन की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है, तो ये कहने का मतलब है इनका। तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन से कथन यहाँ पर सही हैं ये बताना है। तो पहला कह रहे हैं चलवासी पशुचारण के अंतर्गत पशुचारक ऋतु प्रवास करते हैं, तो हाँ अभी जो हमने पिछला जो एग्जाम्पल दिया उसका यही है कि ये ऋतु प्रवास करते हैं जब एक्सट्रीम वेदर हो जाता है। कह रहे हैं वाणिज्यिक पशुधन पालन के अंतर्गत केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। करें केवल एक ही, देखिए वाणिज्यिक पशुधन पालन के अंतर्गत केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, तो ये भी सही है। जैसे गाय को ढेर सारा पाल दिया गया, या ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पाले जाते हैं भेड़ पाल दिया गया, तो वो वाणिज्यिक रूप से करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत मतलब जो मशीनें होती हैं वो उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करती हैं, तो याद रखेंगे एक और दो सही है। चलवासी पशुचारण वाणिज्यिक पशुधन पालन की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित पूंजी प्रधान है, तो ये तो गलत है। चलवासी ज़्यादा प्रधान है कि वाणिज्यिक ज़्यादा प्रधान है, तो ये तो उल्टा कह रहा है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। कौन सा करें कथन सही है, तो एक और दो आपका कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं वाणिज्यिक पशुधन पालन के संबंध में कौन सा कथन सही है। कह रहे हैं वाणिज्यिक पशुधन पालन व्यापारिक पशुपालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित और पूंजी प्रधान पशुपालन होता है।
जब ये वाणिज्यिक पशुपालन करिएगा तो ये डेनमार्क का एक एग्जाम्पल मतलब दिमाग में रखिएगा कि ठीक डेनमार्क में जिस प्रकार से या उत्तर अमेरिका में जिस प्रकार से पशुपालन होता है उसका एग्जाम्पल लीजिएगा, तो ये वाला आपका सही है। यह पशुपालन मुख्य रूप से पश्चिम कनाडा, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य मेक्सिको, उत्तर से दक्षिण में विस्तृत प्रेरी तक सीमित होता है। कह रहे हैं ये वहाँ तक आपका क्या कह रहे हैं, इसमें कौन सा कथन सही है, तो ये तक सीमित होता है, तो ये आपका गलत है, यहीं तक नहीं सीमित होता है। ये जो इसका है, ये ऑस्ट्रेलिया में आपका जैसे भेड़ पालन, न्यूजीलैंड में भेड़ पालन होता है, पश्चिमी यूरोप में, डेनमार्क एरिया में, तो वहाँ तक भी सीमित है। या ये ना कि सिर्फ कि क्या आपका ये संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिमम में बोल रहा है, तो ये गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना में पशुपालन बड़े फार्म रैंच मांस के लिए तथा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भेड़ पालन का पालन ऊन तथा मांस के लिए किया जाता है, तो सही है। पशुपालन का पालन बड़े फार्म रेंच, जो जो रेंच होता है उसको फार्म मांस के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अर्जेंटीना और अमेरिका में मांस के लिए किया जाता है, लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ऊन और मांस दोनों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पर 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। तो सही पूछ रहा था ना, हाँ सही पूछ रहा था, तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए और देखिए। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप टेरानाकी क्षेत्र में संसार के सभी क्षेत्रों की तुलना में दुधारू गायों का अधिक घनत्व पाया जाता है। दूसरा क्या है, सरकार दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता का नियंत्रण करती है और गुणों की गारंटी प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा था, दोनों तो सही है लेकिन ये गलत है, एक्सप्लेनेशन गलत कर रहा है, क्योंकि सरकार दुग्ध उत्पादों पर गुणवत्ता का नियंत्रण तो करती है, गुणों की गारंटी प्रदान करती है, लेकिन इसका ये नहीं है कि दुधारू गायों का महत्व अधिक है तो क्योंकि सरकार महत्व ये नियंत्रण करती है, तो ये गलत है, ठीक है। आप ऐसे सोच लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे ये हो सकता है। न्यूजीलैंड में 2 देश है, एक ऐसे है एक ऐसे, यहीं पर आपका टेरानाकी टेरानाकी द्वीप है, वो सॉरी टेरानाकी क्षेत्र है, यहीं पर क्या होता है, दुधारू गायों का घनत्व तो अधिक पाया जाता है, मतलब यहाँ पर अधिक गायें पाई जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा भी सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता, बी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ 26 नंबर करें कौन सा कथन मत्स्य संसाधन में सबसे सही है। करें समुद्र की सतह पर पाए जाने वाली मछलियाँ सरडाइन और मैक्रेल आदि है। करें जो समुद्री सतह पर पाई जाती है मछलियाँ वो कौन कौन सी होती हैं, सरडाइन और मैक्रेल, ये सतह पर जैसे समुद्र है उसके सतह पर पाई जाती हैं ये मछलियाँ, तो एकदम सही है। दूसरा करें समुद्र के नितल में पाई जाने वाली मछलियाँ जो होती है वो कॉड होती है, हैली बुत होती है और फाउंडर्स होती हैं। तो समुद्र के नितल में पाई जाने वाली मछलियाँ कॉड, हैली बुत और फाउंडर्स होती हैं, तो ये आपका दोनों ही सही है। कथन से सत्य पूछ रहे हैं तो देख लीजिएगा कौन ऊपर मछलियाँ रहती हैं, ये कॉड जो होता है, ये हैली बुत होता है, जो हैली और बुत ये क्या होता है नीचे होती है, और आपका फ्लाउंडर्स ये क्या होती है, ये नीचे होती है, और ये आपका सरडाइन ये क्या होता है, ये ऊपर होता है, मैक्रेल ये ऊपर होता है, तो ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। ये भी सही है आपका, ये भी सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या करें मत्स्य क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जापान में मत्स्य पकड़ने का उद्योग अत्यधिक विकसित है। करें जापान में जो मत्स्य उद्योग है वो ज़्यादा विकसित है, तो एकदम आपका सही है। कनाडा के में नोवा स्कोशिया और न्यू फाउंडलैंड जैसे प्रांत मत्स्य प्रसिद्ध है। तो हाँ, न्यू फाउंडलैंड में यहाँ पर गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती हैं, तो यहाँ पर जो होता है मत्स्य पालन क्या होता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो ये भी एकदम सही है। नॉर्वे अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र है, यहाँ भी ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं, इसीलिए नॉर्वे का जो क्षेत्र होता है ये भी आपका मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो जब 2 विपरीत धाराएं जहाँ पे मिलती है, जैसे आपका जापान में आपका क्यूरोसियो योकोसियो आपकी जो दो धाराएं मिलती हैं जापान में, उससे क्या होता है जो मछली पालन को होता है, यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम हो गया और लेब्राडोर सी हो गया, जो लेब्राडोर धारा हो गया, वहाँ से क्या होती है जो धाराएं निकलती हैं ये यहाँ भी आपका
हो गया। तो यहाँ भी धाराएं मिल रही, यहाँ भी नार्वे में भी क्या होता है, वो पश्चिम और उत्तर पश्चिम तट के सहारे जो वो होता है, पश्चिमी नार्वे और उत्तर पश्चिमी जो तट होता है उसके सहारे काफ़ी वहाँ मछली पकड़ने का क्षेत्र बन जाता है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, तीनों ही आपका कथन सही हो जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं नीचे पढ़िए, कह रहे हैं संसार का प्रमुख मत्स्य 40 से 50 उत्तरी अक्षांशों महाद्वीपों के तटों के समीप पाए जाते हैं। कह रहे हैं 40 से 50 जो उत्तरी अक्षांश होते हैं उसी के समीप ये पाए जा रहे हैं। तो ये एकदम सही है, क्योंकि जो भी आप मत्स्य क्षेत्र देखेंगे या न्यू फाउंडलैंड देख लीजिए या आप जापान का एरिया देख लीजिए, वो भी इसी पे आपके है। जापान का भी 40 से 50 में है, न्यू फाउंडलैंड भी वहीं पर है, कनाडा का क्षेत्र भी जहाँ मछली पाया जाता है वो भी वहीं पे है। अब यहाँ पर देखते हैं, महाद्वीपों के तटों के समीप मछलियों को कम दिखाई देता है तथा वह कमज़ोर होती हैं, जिससे उसे पकड़ना क्या होता है, आसान होता है। तो ये गलत है। महाद्वीपों के जो समीप होती हैं वो मछलियाँ कमज़ोर नहीं, उनको कम दिखाई नहीं देता है। ये होता है, वो अभी हमने बताया कि जो ठंडी धाराएं होती है या गर्म धाराएं होती है तो पहले तो ये मिलती है, और वहाँ पर जो महाद्वीप होते हैं उसके समीप फाइटोप्लैंक्टन मिलते हैं, जो कि ये क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ घास ओस होता है यहाँ पृथ्वी पे, वैसे वहाँ का घास होता है फाइटोप्लैंक्टन, जिसको मछलियाँ खाने के लिए आती हैं महाद्वीपों के समीप और फिर वहाँ पर उनका शिकार होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये गलत है, कम दिखाई नहीं देता है, तो ये तो गलत है। ये सही है, आर गलत है, तो ऐसे ही याद रख लीजिए बस। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया, ये कृषि पशुपालन और मत्स्य पालन के संबंध में जितने भी क्वेश्चन आपके किससे बने हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके ये बन रहे हैं एनसीईआरटी से, ये इतना ही 29 ही लगभग 28-29 क्वेश्चन थे, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पर नहीं थे। ठीक है, ये कौन सा बुक है आपका, अरिहंत का बुक है एनसीईआरटी का, उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब करवाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आज आपका ये चैप्टर करते हैं, और 3-4 चैप्टर और बचे हैं, वो सब भी चैप्टर हम करवा देंगे। सभी चैप्टर को ध्यान से कर लीजिए। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट बैठ गया तो क्या होगा, अब कोई भी क्वेश्चन होगा आप गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।